हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे विलियम जेम्स की, जो कि बहुत ही जाने माने वेल नोन साइकोलॉजिस्ट हैं और इनके कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने साइकोलॉजी में पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, जिसकी वजह से आगे बहुत सारी थ्योरीज आई हैं साइकोलॉजी की और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में। और विलियम जेम्स को हम फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। और तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, सो योर आंसर विल बी विलियम जेम्स। तो ये यहाँ पे पिक्चर है विलियम जेम्स की। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। अब इनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी क्यों बोलते हैं? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट टीचिंग साइकोलॉजी इन यूएस। अमेरिका में पहली बार जो साइकोलॉजी का लेक्चर दिया गया था वो विलियम जेम्स के द्वारा ही दिया गया था। ये वैसे तो फिलॉसफी पढ़ते थे पहले, लेकिन धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट जब साइकोलॉजी में हुआ तो इन्होंने देखा कि ऑलरेडी साइकोलॉजी के कोई भी प्रॉपर टीचर्स लेक्चर्स अवेलेबल नहीं थे, तो ही वॉज इंटरेस्टेड टू टीच। और इन्होंने ही फिर वहाँ पे साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह अलग से एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाना शुरू किया। दैट इज़ वाई इज़ नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। तो इनको हम एज एन इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर भी जानते हैं, एज अ साइकोलॉजिस्ट भी जानते हैं, जिन्होंने लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में दोनों ही फील्ड में, साइकोलॉजी और फिलोसफी की फील्ड में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस अपनी दी थी। तो ये है विलियम जेम्स और इनकी इंट्रोडक्शन है। आगे चलते हैं। एक बुक जो इन्होंने लिखी है जिसके बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है, और जब भी विलियम जेम्स की बात करते हैं तो इस बुक के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये बुक विलियम जेम्स ने लिखी थी, विच वॉज अ वेरी इम्पॉर्टेंट बुक उस टाइम पे। इस बुक में इनका जो काम था, जो भी इन्होंने उसमें अपने आइडियाज़ डाले थे, उसकी वजह से साइकोलॉजी की फील्ड में एक रेवोल्यूशन आ गया था। इट वॉज अ टोटली ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क बाय विलियम जेम्स। इस बुक के अंदर उन्होंने कॉन्शियसनेस के बारे में कई बातें लिखी थी, इमोशंस के बारे में, हैबिट्स के बारे में। तो ये जो बुक था ना, ये बुक को कहते हैं कि इट लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो जो मॉडर्न साइकोलॉजी आज के टाइम पे हम परसेप्शन के बारे में पढ़ते हैं, मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं, सेल्फ के बारे में जो पढ़ते हैं, उसका जो एक फाउंडेशन था वो इस बुक से बनना शुरू हुआ था। ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जाती है साइकोलॉजी में, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो विलियम जेम्स ने लिखी थी। और आपको एग्जाम्स में भी कई बार ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक पिक्चर आप देख रहे हैं एक लेडी की। शी वॉज द स्टूडेंट ऑफ विलियम जेम्स। लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कि यही स्टूडेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं? बिकॉज जब विलियम जेम्स पढ़ाया करते थे उस टाइम पे सिर्फ मेल स्टूडेंट्स को ही अलाउड होता था साइकोलॉजी लेक्चर्स अटेंड करना। इट वॉज द सब्जेक्ट वॉज नॉट ऑफर्ड टू द फीमेल। फीमेल कैंडिडेट्स को ये सब्जेक्ट ऑफर नहीं किया जाता था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे विलियम जेम्स, और वहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी पढ़ने नहीं दी जाती थी। ये पहली ऐसी फीमेल कैंडिडेट थी, फीमेल स्टूडेंट थी जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी थी विलियम जेम्स से, और फर्दर इन्होंने पीएचडी भी करी थी उसमें जाके। इनका नाम है मैरी वाइटन कैल्किन्स। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आपको आता है, सीटेट के एग्ज़ाम में आता है, और वैसे भी बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी जो दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि ये इनका नाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। विलियम जेम्स की ये पहली फीमेल स्टूडेंट थी, आप कह सकते हो कि पहली फीमेल कैंडिडेट थी जिन्होंने यूनिवर्सिटी में लेक्चर अटेंड किया था। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी हुए थे क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं था फीमेल्स को लेक्चर्स अटेंड करना, बट स्टिल। और उसके बाद लेक्चर अटेंड करने के बाद इन्होंने पीएचडी भी करी थी, पर लेटर ऑन कुछ ऑब्जेक्शंस की वजह से इनको डिग्री नहीं मिली। बट उसकी वजह से इनका काम कहीं रुका नहीं। बाद में इन्होंने अपना खुद का फर्स्ट साइकोलॉजी लैब एस्टैब्लिश किया था अमेरिका के वुमेन्स कॉलेज में। ठीक है, तो शी एस्टैब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजी लैब एट अमेरिकाज वुमेन्स कॉलेज इन 1898। कैल्किन्स वॉज इलेक्टेड एज द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की पहली फीमेल कैंडिडेट। तो APA इसकी भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। इसकी पहली फीमेल प्रेसिडेंट भी यही बनी थी, तो इसलिए इनका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये फर्स्ट फीमेल थी जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया था,
विलियम जेम्स का लेक्चर था, उनसे पढ़ी थी, उनकी स्टूडेंट थी, पहली फीमेल स्टूडेंट। दूसरा ये कि ये इन्होंने वुमेंस कॉलेज में पहला लैब वुमेन के लिए इस्टेब्लिश किया था, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। एंड थर्डली ये बाद में जाके APA की पहली प्रेसिडेंट बनी, फीमेल प्रेसिडेंट। अब इनके बारे में हमने क्यों पढ़ा यहाँ पे, क्योंकि ये विलियम जेम्स की स्टूडेंट थी, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विलियम जेम्स। अगर हम लेकिन विलियम जेम्स की खुद की बात करें तो वो एक एफ्लुएंट फैमिली से थे, मतलब वो एक रिच फैमिली से थे, बट उनका ना हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते थे। विलियम जेम्स वॉज नॉट अ वेरी हेल्दी पर्सन, तो उनकी फैमिली वाले उनसे बड़े डिसअपॉइंटेड या उनको बड़ा एक वीक साइड ऑफ द फैमिली की तरह देखते थे, ठीक है। तो वैसे तो ये बहुत ही एक अच्छी इंटेलेक्चुअल फैमिली से थे, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, फिजियोलॉजी पढ़ी, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में भी गए, उन्होंने अलग अलग जर्मनी में, बल्गेरिया, लंदन, अलग अलग जगह से इन्होंने पढ़ाई करी थी। और जो मैंने अभी आपको बोला, ही वॉज द फर्स्ट टू टीच अ साइकोलॉजी कोर्स इन द US। साइकोलॉजी पढ़ाने का पहला जो स्टार्टिंग करी थी वो विलियम जेम्स ने ही करी थी। इनकी बुक जो हमने देखी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट और क्लासिकल माना जाता है। एंड मैरी वाइटन कैल्किन्स अर्नड हर फर्स्ट PhD एट हार्वर्ड अंडर विलियम जेम्स। तो मैरी कैल्किन्स का भी नाम आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन में आता है कि कौन ऐसी पहली फीमेल कैंडिडेट थी जिन्होंने अपना जो PhD करा था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से या साइकोलॉजी में पढ़ाई करी थी, या कई बार पूछ लिया जाता है कि विलियम जेम्स की फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट कौन थी। क्वेश्चन उल्टे तरीके से भी आ सकता है कि हु वॉज दी टीचर ऑफ मैरी कैल्किन्स। तो ये विलियम जेम्स की स्टूडेंट थी और इनका नाम आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विलियम जेम्स ने आगे फिर साइकोलॉजी में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दी, तो इसमें हम 3-4 चीज़ें पढ़ेंगे। पहली चीज़ ये है कि इन्होंने प्रैग्मेटिज्म को डेवलप किया। प्रैग्मेटिज्म इज़ द आइडिया, जो हमने जॉन ड्यूई की वीडियो में भी पढ़ा था। जॉन ड्यूई भी प्रैग्मेटिज्म को सपोर्ट करते थे, तो विलियम जेम्स जो है वो कहते थे कि जो प्रैग्मेटिज्म है यानी कि एम्फेसाइजिंग द प्रैक्टिकल आउटकम्स, हमें प्रैक्टिकल आउटकम्स पे या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे काम करना चाहिए, रियल लाइफ सॉल्यूशंस पे काम करना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। हमारी जो अप्रोच है, वी शुड बी प्रैक्टिकल इन आर अप्रोच, वी शुड बी प्रैक्टिकल इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट। हमें कोई एजुकेशन देनी है किसी को या कोई चीज़ समझनी है तो उसमें प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। दिस वॉज हिज थॉट। तो पहली चीज़ तो इन्होंने प्रैग्मेटिज्म को बनाने में, डेवलप करने में हेल्प की थी, तो दिस वॉज द फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। सेकेंड इज द थ्योरी ऑफ इमोशन, जिनको हम इस थ्योरी का नाम है जेम्स लैंग, या क्योंकि विलियम जेम्स के साथ एक और साइकोलॉजिस्ट थे कार्ल लैंग करके, उन दोनों ने मिलकर ये थ्योरी बनाई थी, इसलिए दोनों का ही नाम है जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन। इस थ्योरी में बताया गया है कि कैसे हमारी बॉडी या हम कैसे इमोशंस फील करते हैं, उसमें हमारे बॉडी के रिएक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है। तो इस थ्योरी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो ये दूसरी कंट्रीब्यूशन थी विलियम जेम्स की, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हमें इमोशंस को समझने में हेल्प मिली। तीसरी चीज़ जो और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शनलिज्म। तो एक नया स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे आया, फंक्शनलिज्म। जैसे हमने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में सुना है, बिहेवियरिज्म के बारे में सुना है, ऐसे ही स्ट्रक्चरिज्म के साथ साथ उसी टाइम पे विलियम जेम्स ने एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट दिया था, फंक्शनलिज्म, जो हमारे मेंटल प्रोसेस के फंक्शंस के ऊपर फोकस करता है। तो फंक्शनलिज्म वाज द स्कूल ऑफ थॉट गिवन बाय विलियम जेम्स, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गई तीसरी कंट्रीब्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों के अलावा इन्होंने एक थ्योरी ऑफ सेल्फ भी दी थी, जहाँ पे इन्होंने सेल्फ और कॉन्शियसनेस की बात करी थी, जो हम अभी आगे समझेंगे। तो पहली चीज़ प्रैग्मेटिज्म में क्या था कि इनका ये मानना था कि जो भी हम चीज़ें करते हैं उसमें हमें अपनी अप्रोच प्रैक्टिकल रखनी है। हमें जैसे बच्चों की एजुकेशन से यहाँ पे अगर मैं रिलेट करके बताऊँ तो वो बोलते थे कि हम बच्चों को जो भी पढ़ाते हैं वो हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को लेके पढ़ाना चाहिए, उनको रियल लाइफ
क्वेश्चंस, जैसे सपोज कोई अगर मैथ्स का टीचर है, बच्चों को अगर वो एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ा रहा है, तो उस केस में प्रैग्मेटिज्म कैसे अप्लाई हो सकता है कि वो उन बच्चों को एक्चुअली में एक ऐसी जगह पे स्क्वायर एरिया या कोई ऐसे कमरे में ले जाए जो स्क्वायर शेप में हो, और वहाँ पे उसको प्रैक्टिकली करना सिखाए कि कैसे हम इस कमरे के स्क्वायर शेप का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ ये कहते थे विलियम जेम्स कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझ रहे हैं, थ्योरेटिकली भी समझ रहे हैं, तो लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जो प्रैक्टिकल होना चाहिए, जिसकी एप्लीकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में होनी बहुत ज़रूरी है। तो प्रैग्मेटिज्म को एजुकेशन में भी इंक्लूड करके इस तरह की कॉन्सेप्ट्स या इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाए जो एक्चुअली में प्रैक्टिकल लाइफ में भी स्टूडेंट्स के काम आए। और अपनी अप्रोच हमें हमेशा प्रैक्टिकल रखनी है हर चीज़ को लेके। तो रियल लाइफ की सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए वी शुड कीप मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज़ व्हाट इज़ प्रैग्मेटिज्म। His contribution to the field of philosophy include his exploration of pragmatic theory of truth। तो pragmatic theory जो इन्होंने अपनी दी थी वो एक तरह से philosophical theory मानी जाती है कि philosophy के अंदर ही आती है pragmatism, एंड उसी से हम अपने वर्ल्ड को और हम अपने एक्सपीरियंस को समझें प्रैक्टिकल होके, प्रैग्मेटिक होके, इनका ये कहना था। और लेटर ऑन जब हम इसको एजुकेशन से रिलेट करते हैं तो ये देखा गया कि ये जो भी चीज़ें हम पढ़ाएं या जो भी हम पढ़ें एजुकेशन में, वो सारी चीज़ें ऐसी हों जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमें हेल्प करें, ताकि हम उसको इंटरेस्ट लेके समझें और ज़्यादा बेटर समझ पाएँ। जैसे आजकल के टाइम पे क्या होता है कि बच्चे कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो कहते हैं ये तो सिर्फ पढ़ने के लिए है, ये कोई काम तो आएगा नहीं। तो वही चीज़ को टैकल करने के लिए प्रैग्मेटिज्म यहाँ पे ये बोलता है कि हमें वो चीज़ सिखानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, एजुकेशन में वो चीज़ होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें काम आए। तो दैट इज़ व्हाट इज़ प्रैग्मेटिज्म। फिर आता है फंक्शनलिज्म, जो बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट विलियम जेम्स ने दिया था। फंक्शनलिज्म क्या था? ये स्ट्रक्चरलिज्म, एक उस टाइम पे विलियम वुंड थे जिन्होंने स्ट्रक्चरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, जो बोलता था कि स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड पे फोकस करो। पर विलियम जेम्स क्या कहते थे? फंक्शनलिज्म, यानी हम जो अपना मेंटल प्रोसेस है या हमारा माइंड है, मेंटल प्रोसेस हो गया, हमारा बिहेवियर हो गया, उसके फंक्शन पे हमें फोकस करना चाहिए। एक्चुअली विलियम जेम्स ना डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। इन्होंने बचपन में पढ़ी थी वो थ्योरी, और वो उसको बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि हमारे अंदर जो भी चेंजेस होते हैं या ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स जैसे भी बिहेव करते हैं, जो भी फंक्शंस करते हैं, वो सर्वाइवल के लिए करते हैं और वो हमारे बिहेवियर को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। तो इसीलिए हमें हमेशा फंक्शन पे फोकस करना चाहिए कि हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमारे मेंटल प्रोसेसेस किस तरह फंक्शन करते हैं, और ये फंक्शन हमें अडेप्ट करने में कैसे हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट में, ताकि हम सर्वाइव कर सकें। तो कहीं ना कहीं ये डार्विन की थ्योरी से रिलेट करके इन्होंने उसी से इंस्पायर होकर फंक्शनलिज्म बनाया था। तो यहाँ पे जो भी मेंटल एक्टिविटी है, जैसे परसेप्शन, मेमोरी, फीलिंग, ये सारी चीज़ें हमें अपने एनवायरनमेंट में किस तरह अडेप्ट करने में हेल्प करती है, क्योंकि अगर हम परसीव नहीं कर पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे, मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को फील नहीं कर पाएंगे, तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये जो भी मेंटल प्रोसेसेस हैं या मेंटल एक्टिविटी जो हमारा माइंड ये काम कर रहा है, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सर्वाइवल से रिलेटेड है। He was the first one to coin the phrase stream of consciousness। Even stream of consciousness एक फ्रेज इन्होंने दिया था। इसका मतलब ये था कि कॉन्शियसनेस है ना, एक स्ट्रीम की तरह है। स्ट्रीम मतलब एक नदी की धारा चल रही है, एक रिवर है। इन्होंने मेटाफर क्या यूज़ किया था? जैसे एक रिवर हो गया या एक स्ट्रीम होती है ना, स्ट्रीम यानी पानी बह रहा है या नदी है, उसके साथ कॉन्शियसनेस को रिलेट किया था। तो कॉन्शियसनेस की भी बातें इन्होंने करी थी, इनकी बुक में भी था ये सब। उसमें इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक फ्रेज इंट्रोड्यूस किया था कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो एक स्ट्रीम है, एक कॉन्टिन्यूअम में है, मतलब बह रही है, वो एक जगह रुकी नहीं है। इट इज़ अ स्ट्रीम फ्लोइंग। नेक्स्ट, जेम्स इंटरेस्ट इन द फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। इनका जो, क्योंकि फंक्शनलिज्म की बात हो रही है, तो इनका सारा इंटरेस्ट किस में था कि कॉन्शियसनेस का फंक्शन क्या होता है, हमें उसे स्टडी करना है। और इसी से इनका जो स्कूल ऑफ थॉट बना फंक्शनलिज्म। तो सारी चीज़ कहाँ से आई? डार्विन की थ्योरी से इंस्पायर होके इन्होंने जब उस थ्योरी को हमारे कॉन्शियसनेस से रिलेट करा,
तो हमारा कॉन्शियसनेस के अंदर जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो सारे फंक्शंस जो हैं उसको इन्होंने बोला वो फंक्शनलिज्म है, और वो सारी चीज़ें हम सर्वाइव होने के लिए, अडेप्ट होने के लिए करते हैं अपने एनवायरनमेंट से। और ये चीज़ क्या था, दिस स्कूल ऑफ थॉट यानी कि फंक्शनलिज्म वाज फोकस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बिहाइंड द पर्पस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कैसे होते हैं, हम किस तरीके से हमारे बॉडीली चेंजेस होते हैं, हम कैसे इवॉल्व करते हैं, जैसे डार्विन ने कहा था हम किस तरह इवॉल्व करते हैं, जितने भी स्पीशीज़ हैं किस तरह इवॉल्व करते हैं, उसके पीछे क्या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस के पीछे कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, हमारे ब्रेन में किस तरह के फंक्शंस होते हैं। तो सारी चीज़ें फंक्शनलिज्म में फंक्शंस के ऊपर बेस्ड थी, और जो हमेशा बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने के लिए एम्फेसाइज करते थे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था विलियम जेम्स का, और इसको ये बोलते थे फंक्शनलिज्म, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा आगे जाके जब बिहेवियरिज्म की थ्योरी आई तो उसका बेस यही बना फंक्शनलिज्म। तो वो बिहेवियरिज्म और बहुत सारी ऐसे कॉन्सेप्ट आए साइकोलॉजी में जो हम मॉडर्न साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, और उसका बेस क्या था, फंक्शनलिज्म था जो विलियम जेम्स ने दिया था। ठीक है, फिर आगे जो मैंने बोला इन्होंने एक थ्योरी दी थी इमोशन की जिसको बोलते हैं जेम्स लैंज थ्योरी ऑफ इमोशन, क्योंकि इसमें दो लोगों का कंट्रीब्यूशन था, विलियम जेम्स और कार्ल लैंज, इसलिए इस थ्योरी को बोलते हैं जेम्स लैंज थ्योरी। बहुत सिंपल है, इसमें कह रहे हैं कि हमें इमोशंस इसलिए फील होते हैं क्योंकि पहले हम किसी चीज़ को देख के हमारे बॉडी के रिएक्शंस होते हैं, जब हम उस बॉडी के रिएक्शन को इंटरप्रेट करते हैं तो हमें इमोशंस फील होते हैं। मतलब सपोज़ आपने कोई डरावनी चीज़ देखी और आपके सामने सपोज़ कोई आपको डॉग से डर लगता है, आपके सामने कोई डॉग आ जाता है सामने, आपको डर लगता है, तो क्या हो रहा है, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, आप भागने के लिए तैयार हो, आपको पसीने आ रहे हैं, और आपके माइंड ने उसको क्या इंटरप्रेट किया कि आप डर रहे हो, तो अब आपको डर लग रहा है, तो लास्ट में इमोशंस आ रही हैं, फियर। तो ये क्या कह रहे हैं कि पहले हमें एक स्टिमुलस दिखता है जिससे हमारा रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। कौन सा रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, क्योंकि ये फिजियोलॉजिस्ट भी थे विलियम जेम्स, तो इनकी थ्योरी में ना बॉडी के रिएक्शन, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, इन चीज़ों को ज़्यादा एम्फेसाइज किया हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि पहले फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, जैसे पसीना आना, हार्ट रेट तेज होना, उसके बाद बॉडी में चेंजेस होते हैं जिसको हम अवेयर होते हैं, हमारे माइंड को पता चलता है कि हमें हमें हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, हमारा हार्ट बीट फास्ट हो रहा है, हमें स्वेटिंग हो रही है, और उसके बाद हमें इमोशन फील होती है जब हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि अच्छा इसका मतलब हमें डर लग रहा है। अंडरस्टूड। तो इनकी थ्योरी में कह रहे हैं कि एक सीक्वेंस होती है जिससे हमें इमोशन फील होती है। सबसे पहले स्टिमुलस, इमोशनल स्टिमुलस देखते हैं हम, उसके बाद बॉडीली चेंजेस होते हैं जिसको हम परसीव करते हैं, और लास्ट में हमें इमोशन फील होती है। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक फियर का इमोशन ही हो। सपोज़ हम कोई इमोशनल कोई सैड चीज़ देख रहे हैं और हमारी आंखों से आंसू आ रहे हैं और हमारा माइंड उसको परसीव कर रहा है कि हम सैड हैं, तो हमें सैड फील हो रहा है। तो एक्चुअली ये बाद में थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी, बट लेकिन ये उस टाइम की बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थ्योरी थी जिसमें ये बोला गया था कि स्टिमुलस को देख के पहले हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, बॉडी के रिएक्शंस को जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो हमें इमोशन फील होती है। तो हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो हमारे बॉडी में चेंजेस आएंगे, हमारे बॉडीली चेंजेस की वजह से हमें ये फील होगा कि हम खुश हैं। तो सीक्वेंस क्या बोली इन्होंने कि पहले हम एक्सटर्नल स्टिमुलस को देखेंगे, हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, रिएक्शंस होंगे, और उसके बाद हमें इमोशन एक्सपीरियंस होगा। ये एक तरीका है जिससे हमें इमोशनल फील होता है। दिस वाज द जेम्स लैंज थ्योरी। फिर लास्ट में जो मैंने बोला कि इन्होंने एक थ्योरी ऑफ सेल्फ भी दी थी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पहले इन्होंने प्रैग्मेटिज्म की बात करी, फिर इन्होंने फंक्शनलिज्म की बात करी, फिर इन्होंने एक थ्योरी ऑफ इमोशन दी थी। ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे कॉन्शियसनेस से रिलेटेड। लास्ट में इन्होंने सेल्फ के बारे में भी कुछ चीज़ें बताई थी। इनकी एक थ्योरी ऑफ सेल्फ है जिसमें इन्होंने सेल्फ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आई और मी में, और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। एक्चुअली इसमें आई अलग चीज़ है, मी अलग चीज़ है, लेकिन दोनों मिल के सेल्फ बना रहे हैं। आई का क्या मतलब है, आई इज़ द पार्ट ऑफ यू दैट थिंक्स, एक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस थिंग्स फर्स्ट हैंड। तो जो भी आप पर्सनली करते हो या आप जो खुद से
जो आपका सब्जेक्टिव सेल्फ है, यानी कि जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपका खुद का जो एक्सपीरियंस है, आपके एक्शन, आपकी थिंकिंग या आपके एक्सपीरियंसेस, वो आपका आई वाला पार्ट है, दैट इज आई। ओके, अब मी क्या है? मी एज यू सी योर सेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड लाइक एन ऑब्जेक्ट। तो अगर हम अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखें तो वो मी हो जाता है, ठीक है। अब दूसरों की नज़रों से देखने का मतलब है that it is made up of things like your thoughts, feelings, social role, how others see you। मतलब अगर दूसरा कोई आपको एक्सप्लेन करे कि आप कैसे हो, ये बहुत इमोशनल है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है, ये बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, तो जब हम अपने बारे में इस तरह सोचते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन अपने बारे में कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो वो मी हो जाता है ऑब्जेक्टिव तरीके से। आई सब्जेक्टिव है। आई सब्जेक्टिव मतलब जब हम अपने पर्सनली अपने लेवल पे बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे को तो ये अच्छा नहीं लगता, मैं तो ऐसे नहीं सोचता, दैट इज़ आई। लेकिन जब हम उसको दूसरों की तरह सोचते हैं कि अच्छा मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं ऐसे नहीं करता, मैं वैसे नहीं करता, तो जब दूसरा जैसे हमें देखता है हमारे सोशल रोल की तरह, तो वो हम मी हो जाते हैं वहाँ पे। तो थोड़ा सा समझने वाली बात है कि आई मीन्स हम खुद को अपने तरीके से जब देखते हैं, मी मीन्स हम खुद को दूसरों के नज़रिए से जब देखते हैं, दैट इज़ मी। तो व्हेन यू से समथिंग लाइक आई नो इट वॉज मी हु एट कुकी, यू आर टॉकिंग अबाउट बोथ दी पार्ट्स। अब अगर हम ये बोल रहे हैं कि हाँ मुझे पता है कि मैंने कुकी खाई है, तो दोनों चीज़ें इंक्लूड हो गई। मुझे पता है वो आई हो गया, और मैंने कुकी खाई है, यानी कि एक पर्सन के बारे में आप बोल रहे हो कि हाँ उसने कुकी खाई है, तो वो मी हो गया। तो कहते हैं जब हम इस तरीके से बोलते हैं कि मुझे पता है मैंने किया है, तो मुझे पता है सब्जेक्टिव है, और कोई काम करा है मैंने तो वो ऑब्जेक्टिव हो गया। तो दोनों को हम इंक्लूड करके चलते हैं, आई और मी को। इसको हम सिंपल टर्म्स में बोलें तो मी इज़ व्हाट यू डू एंड आई इज़ द पार्ट दैट नोज एंड रिफ्लेक्ट्स ऑफ व्हाट यू डू। मतलब मी मतलब जो आप करते हो, जैसे दुनिया आपको देख रही है, जो आप करते हो काम, जैसे आप हो, दैट इज़ मी। और आई मीन्स जिसको पता है कि आप क्या कर रहे हो, जो जान रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, जो सोचता है, जो एक्सपीरियंस करता है, वो आई हो गया। और मी हो गया जो वो काम कर रहा है। सिंपल तरीके से इसको ऐसे समझाया जा सकता है। अभी आगे और कहते हैं कि मी को भी 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं हम। मी के अंदर 3 टाइप के सेल्फ आ जाते हैं। पहला तो मटेरियल सेल्फ हो जाता है, जिसमें बॉडी, फैमिली, कपड़े, मनी, हमारी बॉडी, हमारी फैमिली, हमारे कपड़े, हमारे पैसे, ये सारा मटीरियलिस्टिक थिंग्स। दूसरा सोशल सेल्फ हो जाता है। सोशल सेल्फ में क्या चीज़ें आ जाती है, जिन ऐसे लोग जो हमारी सोशल सिचुएशन के अंदर आते हैं, यानी कि जिनसे हम बात करते हैं, जिनके साथ हमारे इमोशंस जुड़े हैं, हमारे थॉट्स जुड़े हुए हैं, मैनरिज्म है, तो वो हमारा सोशल सेल्फ। और लास्ट में स्पिरिचुअल सेल्फ होता है, जहाँ पे हमारी पर्सनालिटी, हमारे वैल्यू, हमारे कॉन्शियंस, हमारी लॉयल्टी, हमारे एथिक्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो स्पिरिचुअल सेल्फ होता है। तो ये एक थ्योरी जो थी वो जेम्स लैंग ने दी थी, क्योंकि उन्होंने सेल्फ के बारे में भी अपनी बुक में बहुत कुछ लिखा था। तो दिस वाज विलियम जेम्स ने लिखी थी। तो ठीक है, विलियम जेम्स के बारे में हमने अभी पढ़ा, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं साइकोलॉजी के, और इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, इसमें से बन के आते हैं। तो आई थिंक इट विल बी वेरी यूज़फुल अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे, इनकी हिस्ट्री भी पढ़ोगे। तो दैट वाज इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कि हमें और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट पढ़ने हैं जिनको एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। आपको अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।